Hello everyone, I am Dr. Madhu Goyal, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist, and I hope you have watched some of my videos and have learned at least a little bit through them. So today I am going to speak on a very important topic, and that is blighted ovum or anembryonic pregnancy. Believe me, जब ये diagnosis आता है, nobody wants to hear it, and it is very painful for us also to make that diagnosis. अब blighted ovum होता क्या है? उसके लिए हम पहले पता करते हैं कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस क्या होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हम आपका पीरियड ऑफ गेस्टेशन कैलकुलेट करते हैं, जो हम आपके फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं। आपका पीरियड हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रप्चर होता है, और उसके 2 वीक्स के बाद लगभग आपका पीरियड मिस होता है। सो दैट जब आपका पीरियड मिस होता है, यू आर अबाउट 4 वीक्स प्रेग्नेंट। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं अराउंड दैट टाइम हमें एक गेस्टेशन सैक दिखता है। गेस्टेशन सैक इज सिंपली अ वाटर फ्लूइड बबल इन द यूट्रस। उसमें थोड़े दिन बाद आपको योक सैक दिखना चाहिए। योक सैक एक थैली होती है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। रफली अराउंड 5.5 to 6 weeks we should be able to see the fetal pole. This is the first impression of a baby inside the gestation sac, and around 6 to 7 weeks depending हम abdominal scan कर रहे हैं या हम vaginal scan कर रहे हैं, we will be able to see the heartbeat. So this is the normal natural process. ना कई बार क्या होता है, ये process follow नहीं होता। आपको gestation sac दिख रहा है लेकिन उसके बाद का process does not occur। या तो yolk sac नहीं दिखता, yolk sac दिख जाता है तो fetal pole नहीं दिखता। So when we have an empty gestation sac, we call it the blighted ovum or an anembryonic pregnancy. That means a pregnancy with no embryo. You are pregnant, but there is no baby inside the gestation sac. Now, why does it happen? Now, most of the blighted ovums happen because of some chromosomal abnormality in the pregnancy. या कोई genetic disease हो रहा है। So normally we think कि एक normal egg, नॉर्मल स्पर्म है, वो आपस में फर्टिलाइज होगा, फिर उसमें कुछ सेल्स फ्यूज़ होंगे, फिर डिवाइड होगा। इस तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी चलती है। अगर देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द एग और इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द स्पर्म और इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस प्रोसेस, वी गेट अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। दैट मीन्स उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो नॉर्मल से मैच नहीं कर रहा। सो सच प्रेगनेंसीज will end up as an anembryonic pregnancy or a first trimester miscarriage, and these will be seen as blighted ovum on the ultrasound. अगर बार बार ऐसा हो रहा है, then we look into other causes like hormonal causes, immune causes या कोई anatomical cause है. But you have to understand that most of the first trimester pregnancies are due to chromosomally abnormal pregnancy. कई बार पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर हमें तो कोई सिम्टम नहीं हो रहा, बिकॉज ब्लाइटेड ओवम में कई बार तो पेशेंट्स को ब्लीडिंग और पेन होता है, बट समटाइम्स देर इज़ नो ब्लीडिंग, देर इज़ नो पेन एंड इट इज़ एन अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस. So remember, even if you're not having bleeding now, if you leave this pregnancy further on, at some point you will start bleeding because this pregnancy is not going to grow. अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको शुरू में प्रोसेस बताया था, दिस डायग्नोसिस इज मेड बाय एन अल्ट्रासाउंड। अगर आपका जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके हिसाब से हम आपके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स को रिलेट करते हैं। एंड इफ वी फील कि उस पीरियड ऑफ गेस्टेशन में आपका अभी लेट्स से हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी या फीटल पोल आना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा, देन वी कॉल इट अ ब्लाइटेड ओवम। अब कई बार क्या होता है ना, आपको लास्ट पीरियड डेट याद नहीं है एंड वी आर, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, सो वी आर नॉट एबल टू मेक अ करेक्ट कैलकुलेशन। वी विल कॉल यू आफ्टर अ वीक, 10 days और मे बी 2 weeks फॉर अ रिपीट स्कैन। तो हम उसमें देख सकते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, और अगर लास्ट टाइम गेस्टेशन सैक दिख रहा था और 2 हफ्ते बाद हमें फीटल पोल नहीं दिख रहा, देन डेफिनेटली इट इज़ अ ब्लाइटेड ओवम. The other thing that you can also do is get a beta HCG done. So normal pregnancies में beta HCG rises. अगर beta HCG drop हो रहा है, then again we will conclude that it is a blighted ovum. इसकी मैनेजमेंट क्या है?
Once you have a diagnosis of blighted ovum, you have to think how you will terminate the pregnancy. So हमने जैसे पहले वीडियोस में बात की थी, इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मेडिकल अबॉर्शन थ्रू टैबलेट्स या हम DNC कर सकते हैं, विच कैन बी डन अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया. इन दोनों के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड आई एम श्योर यू कैन चेक माई वीडियो ऑन द first trimester abortions for that. So a lot of times patients want to know whether this will be repeated in the next pregnancy. So most of the times it will not be repeated. It is very unusual कि आपकी next pregnancy में भी chromosomal abnormality होगी and it will end up as a blighted ovum. Most pregnancies following a blighted ovum are normal. Only in a very few patients we see कि recurrent miscarriages होते हैं कि एक ब्लाइटेड ओवम हुआ, दोबारा भी ब्लाइटेड ओवम हुआ. हम उन पेशेंट्स के लिए फिर स्पेशल टेस्टिंग करते हैं. उन पेशेंट्स में हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. सो रिमेंबर, अगर आपका फर्स्ट ब्लाइटेड ओवम है, यू डू नॉट नीड इट. इट मे बी बाय चॉइस दैट यू वांट टू हैव इट जेनेटिकली टेस्टेड, अगर आपको आंसर चाहिए कि हाँ जेनेटिक प्रॉब्लम से ये हुआ है. बट अगर आपके रिकरेंट अबॉर्शंस हैं अनफॉर्चुनेटली, then you need to get a chromosomal karyotyping of retained products of conception done. So I would also like to emphasize कि ये blighted ovum या first trimester miscarriages आपके कुछ खाने से, वेट उठाने से, काम करने से, सीढ़ी चढ़ने से नहीं होता है. So stop blaming yourself for a first trimester miscarriage and remember it is mostly nature at work. So hopefully this video will help you with understanding your diagnosis, how to proceed with the process, and I really hope it will help you and stop feeling guilty.